हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रीति हियर एंड वेलकम टू बी बायोटेक। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर नंबर 11 प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर एग्जाम हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 12 की क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेके आई हूँ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की ये वीडियो। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ओके, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सो आंसर इज दैट an organism that carries a foreign functional gene in its genome is termed as a transgenic organism। आपको मालूम है स्टूडेंट कि जब भी हम किसी जीन में मैनिपुलेशन कराते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में अल्ट्रेशन कर देते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरी तरह से ट्रांसजेनिक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरेन फंक्शनल जीन का हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन कराया है, सो ये बन चुका है पूरी तरह से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की कोई दो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे बतानी है। तो कौन सी दो एप्लीकेशंस होंगी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की? जो पहली एप्लीकेशन है बहुत ही सिंपल है, ट्रीटमेंट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा सेफ। एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस्ड फोर्टिफाइड फूड। जो भी फोर्टिफाइड का मतलब होता है काफ़ी सॉलिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस्ड फोर्टिफाइड फूड, जो भी सॉलिड या स्ट्रॉन्ग जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे मार्केट में हमको बहुत सारे फूड मिलते हैं जो कि प्रोसेस्ड करके और मार्केट में लाए जाते हैं, जो कि पैक्ड फूड होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोसेस्ड फोर्टिफाइड फूड। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से प्रिपरेशन किया जाता है इसका। तो ये दो एप्लीकेशन है इसकी। नेम द टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो क्या पढ़ा था हमने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे? जो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन किस में पढ़ा था? एलिसा, ठीक है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे। जब हमने HIV का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, डिटेक्शन ऑफ HIV के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एलिसा को यूज करते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो हम पढ़ते हैं एलिसा में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है स्टूडेंट, बीटी टॉक्सिन। What is BT टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? जो BT टॉक्सिन में जो प्रोटीन होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? तो दैट इज इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है ना, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है, तभी तो वो क्या करता है, जो इंसेक्ट को किल करता है, बट जो आपका बैक्टीरिया है उसको किल नहीं करता है, क्योंकि उस समय वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। द इंसुलिन प्रोड्यूस यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA technology is more advantageous than the insulin extracted from the pancreas of the slaughtered cattle and pigs। मतलब क्या हुआ कि जो इंसुलिन हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बना रहे हैं वो ज़्यादा एडवांटेजियस होता है किसके? जो स्लॉथर्ड पिग्स होते हैं और स्लॉथर्ड कैटल्स होते हैं और पिग्स होते हैं, उनके थ्रू जो हम इंसुलिन बनाते हैं। तो इसका क्या फंक्शन था? तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी स्लॉथरिंग से जो भी हम इंसुलिन का फॉर्म कर रहे थे, जो एनिमल्स के थ्रू जो हम इंसुलिन इनटेक कर रहे थे, वो क्या था? एक एलर्जिक इन्फेक्शन दे रहा था ह्यूमन बॉडी में, याद आ रहा है ना, कुछ एलर्जिक इन्फेक्शन दे रहा था। सो इसलिए हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज किया और ह्यूमिलिन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग है। नेम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन का नाम बताइए। जेनेटिक इंजीनियर जो आपका इंसुलिन है उसको हम जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बोलते हैं, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दैट इज ह्यूमिलिन। ठीक है, ह्यूमिलिन इज अ फॉर्म ऑफ इंसुलिन। कौन सा इंसुलिन? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्राई एंड क्राइजिन? दोनों ही बहुत ही बेसिक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज दोनों का जो मॉडिफिकेशन है आप देखिए बिल्कुल सेम है कि भाई क्या मैम इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है कि क्राई, ये भी तो क्राई है और ये भी क्राई है, केवल एक कैप्स लॉक का फर्क दिखा रहा है, ये कैप्स लॉक लेटर है, ये आपका सिंपल क्राइजीन है। तो फर्क स्टूडेंट ये है यहाँ पे कि ये जो आपका क्राई है दिस इज कोडिंग जीन, ये जीन
को आपको कोरिलेट कर रहा है। स्मॉल CRY जो है वो जीन है, और ये जो कैपिटल CRY है, ये जो क्राई है, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को कोड कर रहा है। किसके प्रोटीन को, इस क्राई जीन के प्रोटीन को, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन नहीं करिएगा, स्टूडेंट बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन से, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट write the scientific name of the nematode that attacks the root of the tobacco plants। ठीक है, वो आपको साइंटिफिक नेम बताना है उस बैक्टीरिया का जो कि टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन कराता है। कौन से प्लांट में, टोबैको के प्लांट में। कौन सा निमेटोड इन्फेक्शन कराएगा, मेलाटोगाइन इनकॉग्निशिया। मैंने आपको बताया था मेलाटोगाइन इनकॉग्निशिया। मेलोडी खाओ और सब भूल जाओ, तो यहाँ पे सब भूलना नहीं है, आपको सब कुछ याद रखना है। मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया क्या है, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया एक निमेटोड है जो कि टोबैको के रूट में इन्फेक्शन करवाता है। ठीक है, आप लोग वीडियोस को फॉलो करिए स्टूडेंट, सारा टॉपिक सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर सीरीज को यहाँ पे शो करने का यही मतलब है मेरा कि आप लोगों को ये पता चले कि क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्मेशन आता कैसे, आप लोगों को कितना आंसर कहाँ पे लिखना है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से खुद से लिख पाओगे, आपको कहीं से कोई क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये जो मोटो है क्वेश्चन आंसर लेके आने का मेरा यही कि क्वेश्चन आंसर कितना लिखना है, कहाँ तक लिखना है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन जीएक। कभी कभी एब्रिविएशंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो जीएक का फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, फुल फॉर्म हमेशा एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं 1 मार्क में। नेम द बैक्टीरियम विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis इज द काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और जब हमने बीटी कॉटन पढ़ा था तब इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम एनी डिजीज अगेंस्ट विच द वैक्सीन इज डेवलप्ड, ले द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको उस डिजीज के अगेंस्ट जो भी हम वैक्सीन डेवलप करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसमें किसी एक वैक्सीन का नाम बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, ध्यान रखिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता क्यों है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, भाई हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या बनाएंगे, हम एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है ना, तो रिकॉम्बिनेंट आपको मालूम है कि भाई डीएनए क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। डीएनए हमेशा एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो अगर डीएनए ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट है तो प्रोटीन भी जो बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा। ठीक है, और वही रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होते हैं, वैक्सीन के फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस जो बी है वो एक वैक्सीन का फॉर्मेशन है, जैसे हमने इंसुलिन का भी फॉर्मेशन किया, वो भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना। तो उसी तरह से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज हेपेटाइटिस बी। ओके, सो नाउ टू मार्क क्वेश्चन। हम लोग 2 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे। 2 मार्क क्वेश्चंस में आपको कितना लिखना है, कहाँ तक लिखना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही एक स्लाइड यहाँ पे प्रिपेयर की है रिपीटेड क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ करेक्शन एडीए डेफिशिएंसी इन अ चाइल्ड। किसमें पढ़ा था भाई एडीए, ध्यान करिए, किसमें पढ़ा था, एक 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल में क्या हो गया था उसके अंदर में। ठीक है, उसके अंदर एक जब जेनेटिक डिसऑर्डर हमने पढ़े थे, जीन डिफेक्ट पढ़ा था, है ना, जीन थेरेपी जब पढ़ी थी उसमें ये एडीए डेफिशिएंसी आई थी। ठीक है ना, कौन सा डिजीज हो गया था उस 14 साल की बच्ची को, स्किड हो गया था। एक 14 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल थी उसको क्या हो गया था स्टूडेंट, स्किड हो गया था। और स्किड किसकी वजह से हुआ था, उसकी बॉडी में क्या डिफिशियंट था, ये जो एक एंजाइम था एडीए, दैट इज एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या हुआ था, उसको स्किड हुआ था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 मेथड्स टू करेक्शन ऑफ एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी के करेक्शन के लिए कौन से 2 मेथड थे, एक तो आपका जो ट्रांसप्लांटेशन था, किसका, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन था, और एक फंक्शनल एडीए एंजाइम का रिप्लेसमेंट थेरेपी थी। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, दोनों मेथड जो है वो आपको याद रखने हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे जेक के बारे में पूछा गया है कि जेक का फुल फॉर्म क्या है, और इसके 2 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो फटाफट फिर से एक बार इसको रिवाइंड कर लेते हैं।
जेक का फुल फॉर्म अभी हमने एब्रिविएशन में देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। और इसके दो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? टू मेक अ डिसीजन टू रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, मतलब कि ये एक डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग वैलिडिटी होती है। एंड सेकंड, सेफ्टी टू द इंट्रोड्यूसिंग जीएमओ फॉर द पब्लिक यूज। पब्लिक यूज के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बहुत ही सेफ्टी से जो इंट्रोडक्शन होता है, जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी सेफ्टी का काफी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। ओके सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज गोल्डन राइस, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, जो आपके एडवांटेज क्या है इसके? तो भाई गोल्डन राइस क्या होता है? ब्राउन राइस। अब आप कहोगे मैडम ब्राउन राइस के एडवांटेज यहाँ पूछ लिए हैं, तो ब्राउन राइस यहाँ पे आपसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पूछा जा रहा है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड में काफी वास्ट इसका यूज किया जाता है, काफी बेनिफिट मिलता है इसका एग्रीकल्चर फील्ड में। ओके, सो गोल्डन राइस के बारे में आपको मालूम है कि विटामिन ई रिच होता है, ये न्यूट्रिशनली वैल्यू इसकी काफी एडवांटेजेस होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका विटामिन ई से काफी रिच होता है। तो आंसर में भी वही लिखा है, गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी, एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है, बिकॉज द राइस एंड कंटेन ग्रेन्स जीन दैट इज कोड्स फॉर द विटामिन ए, जो प्रोकर्सर जो भी आपके दिख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स में, आप यहाँ पे मैंने शो किया हुआ पिक्चर्स में किस तरह से आपके येलो ग्रीन कलर के ग्रीन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दिस वेराइटी हैज अ ग्रीन येलो कलर्ड ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन येलो कलर के जो ग्रीन की पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है पर्टिकुलर, तो उस पर आप फोकस करिए कि ग्रीन येलो कलर ग्रीन होते हैं और क्या होते हैं? रिच इन द विटामिन ए, विटामिन ई रिच होते हैं ये, ठीक है। दस द न्यूट्रिशनली वेरी एडवांटेजेस, यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी इसकी हाई होती है। और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएमओ फॉर द पब्लिक यूज, और पब्लिक यूज के लिए इसकी सेफ्टी का काफी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। चलिए नेक्स्ट। So student, now we will move to the question number 4, that is what are the transgenic bacteria? Okay, transgenic bacteria क्या होते हैं? Illustrate using any one example आपको देना है। So the bacteria in which gene of interest or foreign DNA fragments have been introduced are called transgenic bacteria। आपको मालूम है कि जब भी हम किसी बैक्टीरिया के अंदर जीन का मैनिपुलेशन करते हैं तो वो ट्रांसजेनिक हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। ओके, और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ई कोलाई का, बिकॉज हमको मालूम है जब हमने इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था तो हमने क्या लिया था? एक बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर में, ठीक है, उसके अंदर से प्लाज्मिड को निकाला था और उस प्लाज्मिड के अंदर से में चेन ए और चेन बी को इंट्रोड्यूस किया था एक मेच्योर इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू में लिख सकते हैं। तो आपको टू दी पॉइंट ही आंसर लिखना है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, और एक एग्जाम्पल हमने लिखा फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड विच आर प्रेजेंट इन द ई कोलाई। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट व्हाई डिड बैक्टीरियल टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया बट ओनली द इंसेक्ट? वो जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता है बट इंसेक्ट को मार देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो चूंकि जब ये बैसिलस thuringiensis इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और जो कि बीटी टॉक्सिन जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि वो जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जब वो बैसिलस के अंदर में होता है तो किस फॉर्म में होता है? प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है ना। प्रोटॉक्सिन का मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसीलिए वो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बट जब वो किसी इंसेक्ट के अंदर में चला जाता है, जब कोई इंसेक्ट आके उसे फीड करता है तो ये प्रोटॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस में। क्यों? क्योंकि जो आपके इंसेक्ट होते हैं उनका जो मिडगट होता है उसके अंदर एक एल्कलाइन पीएच पाया जाता है, और उस एल्कलाइन पीएच के अंदर ये जो क्रिस्टल के फॉर्म में जो होते हैं ये सॉल्युबल हो जाते हैं पूरी तरह से, और क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने से क्या हो जाता है कि उनकी एपिथेलियल की जो सेल्स होती हैं वो पोर्स क्रिएट करती हैं, उनकी सेल्स में पोर्स का क्रिएशन होता है और लाइसिस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और काइंड ऑफ इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ओके, सो आपको यहाँ पे ये आंसर पूरा जस्टिफाई अपना करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे शो करने का यही पर्पस है स्टूडेंट कि आपको आपके आंसर कितने लिखने हैं, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चंस कोई भी आ सकते हैं बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही परफेक्टली लिख पाओगे और मार्क्स बहुत अच्छे ऑब्टेन होते हैं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Student, move to the question number 6. Mention any 4 applications of biotechnology in the field of agriculture. आपको एग्रीकल्चर फील्ड में कोई 4 एप्लीकेशन देनी है बायोटेक्नोलॉजी की, तो कौन कौन सी है? तो सबसे पहला होगा, क्या होगा कि क्रॉप को एक टॉलरेंस मिलती है अबायोटिक स्ट्रेसेस से, ठीक है। एक अबायोटिक स्ट्रेसेस से क्रॉप को टॉलरेंस पावर मिलती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, या बहुत ज़्यादा हॉट है, या बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, तो उस इन सारी चीज़ों से एक अबायोटिक स्ट्रेसेस से उसको टॉलरेंस मिलती है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड। अब क्रॉप को किसी केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, बिकॉज अब वो खुद को पेस्ट से कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। नाउ, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय द प्लांट्स। प्लांट जो मिनरल यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है विद द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। काफी एक बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर फील्ड में। Now next question is that why is the recombinant insulin produced by the genetic engineering need to be processed? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और काफी बार रिपीटेड किया गया है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होइएगा। इसमें पूछा गया आपसे कि हम एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को ही क्यों प्रोसेस कराते हैं, नेचुरल इंसुलिन क्यों नहीं ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है, वो आपको मालूम है कि ह्यूमन इंसुलिन जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। वो प्रो इंसुलिन होता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक सी पेप्टाइड जो होता है वो जुड़ा रहता है, ठीक है ना। एक सी पेप्टाइड जो होता है वो ऐड होता है, जिस वजह से ये प्रो इंसुलिन कहलाता है। और ये जो सी पेप्टाइड होता है वो इनएक्टिव होता है। इसकी इनएक्टिव की वजह से ये जो हमारे अल्फा और बीटा चेन है, मतलब ए चेन और बी चेन जो होते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इस इनएक्टिव प्रोटीन की वजह से ये भी प्रॉपर एक्शन नहीं कर पाते। तो हमको क्या करना पड़ता है, इस सी पेप्टाइड को पहले अलग करना पड़ता है, इसको क्लीविंग करनी पड़ती है, और उसके बाद में हम इस ए और बी चेन को अटैच कर देते हैं और एक एक्टिव प्रोटीन बनाते हैं, एक एक्टिव इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग नीड टू बी प्रोसेस्ड बिकॉज द इंसुलिन विच इज प्रोड्यूस्ड as a pro-insulin contain an additional C peptide, ठीक है, from the alpha chain or beta chain of the insulin. So to make an active insulin vaccine, a peptide enzyme added to the pro-insulin to cleavage the C peptide and then rejoining the alpha and beta chain and form a active insulin, ठीक है। तो आपको इस आंसर को अपना according to question justify करना है। Okay, now move to the next question. Difference between the diagnostic and therapeutics, give one example for each of category. important है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, बट important है कि डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो भाई डायग्नोस करने का क्या मतलब होता है, डायग्नोस करना मतलब किसी चीज की जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक यहाँ पे एक मेथड है और यहाँ पे एक थेरेपी यूज की गई है। तो जब हम किसी डिजीज का डायग्नोस करेंगे तभी तो कोई थेरेपी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायग्नोस्टिक में इट फाइंड आउट द कॉज टू द नेचर ऑफ डिजीज। भाई हमको फाइंड आउट करना है कि डिजीज किस काइंड का है, किस नेचर का डिजीज है वो, ठीक है। सेकंड है इट प्रोवाइड द लॉजिकल। जब हमको डिजीज को हम फाइंड कर लेंगे तो हम एक लॉजिकल बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि हमने एलिसा किया था। क्या किया था, एलिसा का ट्रीटमेंट हमने किसके थ्रू किया था, HIV का टेस्ट। एलिसा के थ्रू हम क्या डिटेक्ट करते हैं, HIV को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एलिसा इम्यूनो लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो था आपका, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो एक थेरेपी है जिसको हम यूज करते हैं HIV को डिटेक्ट करने के लिए। तो एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, बट कि जबकि जो थेरेपेटिक्स है उसमें एक नेचुरल प्रोसेस यूज की जाती है टू ट्रीट द पेशेंट, टू क्योर देम ऑफ द डिजीज। मतलब पेशेंट का क्योर किया जाता है डिजीज से, और इट प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द डिजीज। रिलीफ करता है, डिजीज से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स उनको दिए जाते हैं जिससे उनको एक रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो एक बेसिक का क्वेश्चन है, बट कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। So student, next question is that what are the advantages of molecular diagnosis over the conventional method? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी रिपीटेड है ये। तो आपका
जो एडवांटेजेस है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के और कन्वेंशनल मेथड्स पे, इसका क्या एडवांटेज है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है वो क्या है, एक अर्ली डिटेक्शन। हमको हमारे कन्वेंशनल मेथड में अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है, डिजीज का जल्दी से डायग्नोस नहीं हो पाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। बट बाय यूजिंग द rDNA टेक्नोलॉजी, लेकिन जब हम rDNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तब हमको क्या होता है, डिजीज़ को हम बहुत जल्दी अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। सो अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड बट यूजिंग द rDNA टेक्नोलॉजी एंड PCR फॉर द अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की ऑफ मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ये डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू द डिटेक्ट द जो आपके म्यूटेशंस में, जैसे जीन में कोई डिफेक्ट आ गया, अचानक से कोई बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, उसको सस्पेक्ट किया जा सकता है। कैंसर पेशेंट्स को सस्पेक्ट करने, जो सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट होते हैं उनको डिटेक्शन के लिए ये जो आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की प्रोसेस है वो काफ़ी एडवांटेजेस है ओवर टू द कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। तो आपको ये आंसर लिखना है। Now move to the last question. What are the genetically modified organism? Name the two factor on which their behavior depends. भाई आपको genetically modified organism बताने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भाई हम आपको यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू मैंने शो किया किस तरह जीन में जब मैनिपुलेशन करते हैं हम, तो आपको यहाँ पे पिक्चर में पूरी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब भी हम जीन में मैनिपुलेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, those organism whose gene have been altered by the manipulation, it is called the modified organism, genetically modified organism or transgenic, it is also known as the transgenic organism, क्योंकि हमने जीन का ट्रांसफॉर्म किया, जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और the two factor on which their behave, जो दो फैक्टर हैं वो आपके कौन से होंगे, जो पहला क्या होगा, प्रॉपर इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉपर एक इंसर्शन होता है यहाँ पे, और प्रॉपर हार्वेस्टिंग टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द डिजायर प्रोडक्शन, जो भी आपके डिजायर प्रोडक्ट होंगे उनके लिए एक प्रॉपर हार्वेस्टिंग जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेशन थे स्टूडेंट, कुछ 10 क्वेश्चन आंसर्स के जो फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लेके आई थी आपके लिए, और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट को भी इसके लिए हेल्प मिले, उन्हें भी हेल्प हो, उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट मिले इसका। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमने देखे हैं ये क्या है, सिर्फ एक फॉर्मेशन मैंने दिया कि आपको आंसर आपका कितना लिखना है, ठीक है ना। टू द पॉइंट आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपके जो ये होते हैं मार्क्स पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। तो आपको टू दी पॉइंट आंसर लिखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट क्लियर होगा ना तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 5 मार्क का हो, 3 मार्क का हो। अब अगर मान लीजिए आगे हम 3 मार्क के क्वेश्चन पे भी जाते हैं, क्योंकि अभी एक स्लाइड के थ्रू मैंने इसको शो किया है तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो, इसलिए 3 मार्क के लिए नहीं लाई हूँ मैं क्वेश्चन। बट 3 मार्क्स में क्या आपको प्रॉपर एक डायग्राम भी वहाँ पे देना है और एक उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स में आपको पूरी डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्वेश्चन को और प्रॉपर एक वेल डेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे यही है कि क्वेश्चंस आपको कितना टू द पॉइंट लिखना है, आंसर्स को आपको कितना फॉर्म करना है, ठीक है। तो फॉलो करिए, आप वीडियोस को फॉलो करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि आप एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट दे पाए। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, वीडियोस को फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।